हेलो गाइस। सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और हाँ, पता है बहुत दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा खैर, तो जो पते की बात है, हमने कहाँ तक किया था। रदरफोर्ड के हिसाब से हमने देखा था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एक्चुअल में टिका नहीं। क्यों नहीं टिका, उसके पीछे रीजंस हैं, लेकिन वो रीजंस अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच। तो हमारा भी फोकस क्या है, हमारा भी फोकस ये है कि रदरफोर्ड से जो बोर्ड की तरफ हम, ये जो जर्नी है, ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है। तो इसके लिए तुम लोगों को पता है कि रदरफोर्ड से बोर्ड के बीच में कुछ कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे कि पहला है ईएम रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉलोड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसी के साथ आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फिर आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आखिर में एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था, तब उसके बाद इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में ला के बोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल है वो प्रपोज किया। तो उसमें बोर्ड ने क्या बोला, उसमें बोर्ड ने प्राइमरीली चार कंडीशंस दिए, या फिर चार पोस्टुलेट्स या सिद्धांत दिए। पहला क्या है, पहला वाला ये है कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसका इर्द गिर्द एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटेंगी, मच लाइक आवर सोलर सिस्टम। लेकिन सोलर सिस्टम में बीच में सन रहता है और प्लैनेट्स उसके सन के आसपास इर्द गिर्द ऐसे चक्कर काटती हैं। तो वैसा ही सिस्टम रदरफोर्ड ने भी बोला था। बोर्ड ने क्या बोला कि ये वाला जो सिस्टम रदरफोर्ड ने प्रपोज किया है ये ओके है, एक्सेप्ट लेट्स कंसिडर दैट दीज ऑर्बिट्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट्स। स्पेशल टाइप क्यों, क्योंकि जब तक कोई एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रहेगा तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, ये एनर्जी विथ टाइम चेंज नहीं होगा। मतलब कि एनर्जी विल नॉट चेंज विथ टाइम। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब एनर्जी जो है वो एक स्टेशनरी स्टेट पे रहेगा। क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिट्स में हैं तब तक इनका एनर्जी स्टेशनरी रहता है या फिर चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको बोर्ड के हिसाब से स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। दूसरा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इन सब ऑर्बिट्स में हैं तब तक ये ना तो कोई एनर्जी एमिट करेंगे और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ये था हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है बोर्ड ने बोला कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, जो कि सपोज फॉर एग्जांपल इस पहले वाले ऑर्बिट में अगर ये चक्कर काट रहा है, इसको इसका इस लेवल का एक स्पेसिफाइड एनर्जी होगा इस ऑर्बिट के लिए, वैसे ही दूसरे ऑर्बिट के लिए भी इसका भी एक स्पेसिफाइड एनर्जी होगा। तो ये जो E1 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर एनर्जी मिले बाहर से जो कि इक्वल हो जाए E2 के साथ, तब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 की ओर। मतलब के दो जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, अगर उनके एनर्जी है E2 और E1, तो इनके बीच वाला जो एनर्जी होता है जिसको हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से h न्यू होगा, अगर इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है तो ये फिर जो ऑर्बिट्स हैं इसमें अपर ऑर्बिट्स में जा सकती हैं या फिर अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सकती हैं। ये था बोर्ड का तीसरा पोस्टुलेट। और चौथा था कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रहेंगी, ये ऑर्बिट सिलेक्टेड कैसी होंगी, कैसे सिलेक्टेड होंगी, तो उसके लिए बोर्ड ने एक एंगुलर मोमेंटम वाला कंडीशन दिया था जो कि है mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई।
लेकिन इसके लिए बोर्ड ने एज सच कोई मैथमेटिकल प्रूफ दिया नहीं था। खैर, ये हो गए बोर्ड के 1, 2, 3 और 4 नंबर पोस्टुलेट्स। इससे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन वाला हमारा एलिमेंट है, हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्राज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो तो हम उसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन उसी के साथ साथ जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है, हाइड्रोजन लाइक मतलब कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है मतलब कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे कि हीलियम प्लस एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वैसे ही लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये सब क्या है, ये सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इन सब के लिए भी बोर्ड वाला जो एटॉमिक मॉडल है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ हीलियम की, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें बोर्ड का ये वाला जो मॉडल है ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये क्या है, ये बोर्ड का एक लिमिटेशन है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन नंबर 1 क्या है, पहला, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फाइनर जो डिटेल्स हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो अगर हम सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन या दूसरे एलिमेंट्स का वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होके एक लाइन से वो डिवाइड हो जाता है 2 लाइंस में। इसको हम बोलते हैं डबलेट। तो ये जो क्रिएशन ऑफ डबलेट है ये बोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तीसरा, जो ज़ीमैन इफेक्ट है इसको भी बोर्ड के एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अलॉन्ग विथ जो स्टार्क इफेक्ट है उसको भी बोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये जो 4 हैं ये 4 एक लिमिटेशन है ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्ड का एटॉमिक मॉडल में अगर लिमिटेशन है तो हमें दूसरा कोई एक मॉडल चाहिए होगा, और जैसे कि हमें पता है साइंस कभी रुकता नहीं है, इट नेवर स्टॉप्स। मतलब कि जो डिस्कवरीज या थिंकिंग है मैनकाइंड की वो चलते रहते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है डी ब्रॉगली। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी एक पार्टिकल है अगर उसका मास है, जो कि होगा ही ऑब्वियसली, अगर पार्टिकल है मैटर है तो उसका मास तो होगा ही, तो अगर उसका मास है और अगर उसका वेलोसिटी है तो मतलब कि उसका कोई ना कोई एक वेव लेंथ भी होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हम ह्यूमंस का भी एक वेव लेंथ होता है, ब्रिजेस का भी वेव लेंथ होगा, रोड्स का भी होगा, बिल्डिंग्स का भी होगा, और ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ जितना बड़ा है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, इनके लिए ये जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब कि ये वेरी वेरी स्मॉल है। हम इसको प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे चीज़, माइक्रोस्कोपिक चीज़ या उससे भी छोटे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, इनके लिए जो लैम्डा है ये सिग्निफिकेंटली बड़े हो जाते हैं। ये था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब तक जो हम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक मैटर या फिर जो एक पार्टिकल की तरह सोच रहे थे, वो सिर्फ मैटर या पार्टिकल नहीं है, उसका वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी है। मतलब कि एक
डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन्स का भी। पहले हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि जो फोटॉन्स हैं वो क्या है, वो पार्टिकल टाइप हैं, लेकिन उसी के साथ साथ लाइट का एक वेव नेचर भी है। तो मतलब ये जो डुअल नेचर था लाइट का, वो सिर्फ लाइट के लिए नहीं, वो हर एक चीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, जो कि डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है। इसी के साथ एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, नाम है हाइजेनबर्ग। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो मतलब कि इनके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इनका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। या तो हमें पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली, या तो हम उसका वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो पोजीशन होगा तो वेलोसिटी नहीं होगा, और या अगर वेलोसिटी हो रहा है तो पोजीशन नहीं होगा। तो मतलब कि जो मैटर के बारे में हम सोचते थे अब तक, मतलब कि मैक्रोस्कोपिक जो मैटर्स हैं, मतलब कि उनका पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ हमें पता चल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक गाड़ी है, एक कार है, वो एक रास्ते से चल रहा है। अब रास्ते में टर्न्स तो होंगे ही, तो इस गाड़ी का, इस कार का हमें पोजीशन और स्पीड या फिर वेलोसिटी एग्जैक्टली पता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इसको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन वेरी मच इमेजिन दिस कार। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम अगर ऐसे ही सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम अगर इसको इस कार की तरह ही इसको सोचने की कोशिश करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। तो इसलिए हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया। फार्मूला क्या था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाई 4 पाई। इसी का मॉडिफिकेशन क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाई 4 पाई m। डेल्टा एक्स क्या है? उसका पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स। और डेल्टा पी क्या है? उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। इसको अगर घुमा के लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा ये वाला इक्वेशन, जिसके केस में डेल्टा एक्स तो उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में बना रहता है, लेकिन डेल्टा वी एक्स क्या हो जाता है? डेल्टा वी एक्स बन जाता है उसका वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है इस मैथमेटिकल सेंटेंस का? कि कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका पोजीशन में अनसर्टेनिटी है या फिर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन और वेलोसिटी, ये एटलीस्ट h बाई 4 पाई या h बाई 4 पाई m होगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा ही। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको साइंस में हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बोर का जो थ्योरी था वो तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था, हीलियम ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ऊपर से हमें डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने भी ये बोला कि तुम लोग सोच ही गलत रहे हो, अप्रोच ही गलत है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको ऐसे मैटर के हिसाब से सोच नहीं सकते, जो कि गलती बोर ने किया था। इनफैक्ट रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, सभी ने यही गलती किया था कि उन्होंने सबने क्या सोचा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमारा एज इफ एक टेनिस बॉल जैसा होगा, लेकिन बहुत छोटा एक टेनिस बॉल जैसा होगा। कि अगर टेनिस बॉल के लिए हम उसको वेलोसिटी या उसका पोजीशन अगर अच्छे से जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर पाएंगे।
डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग आके बोले कि ये हो ही नहीं सकता। ये अगर तुम सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, सोच में थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तब वो मॉडिफिकेशन क्या था? अब वो मॉडिफिकेशन जो था उसी का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, इसको थोड़ा डिस्कस करने से पहले फॉर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अ पॉज एंड लेट्स थिंक। एक फील्ड है, माठ है, खेत है, और तुम इसके पास नहीं जा सकते, तुम दूर से इसको देख सकते हो। सपोज ये रास्ता है, तुम यहाँ से इसको देख सकते हो, तुम इसके पास यहाँ पे तुम जा नहीं सकते। तुम यहीं पे गाड़ी से या बाइक से जा रहे थे, ये माठ का जो फील्ड का जो व्यू है ये बहुत तुम्हें अच्छा लगा, तो तुम यहाँ पे खड़े हो गए। अब खड़े होकर इसको देख रहे हो, पास हो, तुम जा नहीं सकते। तो अब इस हालत में अगर तुम्हें इस फील्ड में ग्रीनरी दिखे, ग्रीन कलर्स दिखे दूर से, तो तुम क्या सोचोगे कि ये जो माठ है, ये खाली जगह है, इसमें क्या है, पेड़ पौधे हैं या क्रॉप्स हैं। अगर ग्रीन कलर ना दिखे तो तुम क्या सोचोगे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा सच कोई पेड़ पौधा या ऐसा सच कोई ग्रास, ऐसा सच एस वो सब चीज़ें यहाँ पे है नहीं। और अगर तुम्हें किसी किसी जगह पे अगर तुम्हें ग्रीनरीज दिखे और किसी किसी जगह पे अगर ना दिखे, तो मतलब कि तुम क्या सोचोगे कि हाँ, ये जो जगह है इसमें हर जगह पे ग्रीनरी नहीं है, हर जगह पे पेड़ पौधा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। तो एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे लिया क्यों? ये इसलिए लिया कि सोचो कि यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट जाके एक्सपेरिमेंट या डायरेक्ट जाके इसको हम देख नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कलर्स हैं दूर से, हम उसको देख के आइडेंटिफाई या सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे पेड़ पौधे हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते, और अगर है भी तो शायद पूरी जगह पे है या नहीं। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो हम इसको एग्जैक्ट देख नहीं सकते, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें ऐसा कुछ एक प्रॉपर्टी चाहिए होगा। इस खेत के लिए, एक माठ के लिए ये एक कलर था, ग्रीन कलर था, तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें ऐसा सच कुछ एक प्रॉपर्टी चाहिए होगा जिसकी वजह से या जिसको यूज़ करके हम ये पता कर सके कि एटम में किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी क्या होगा? जैसे कि हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने बोल दिया था कि वेलोसिटी और पोजीशन जो है, मतलब कि v और x वाला जो है, ये तो काम में आया नहीं। ज़रूर ये वेलोसिटी और पोजीशन जो है ये हमारे काम में आया नहीं, लेकिन डी ब्रोगली ने एक और चीज़ भी बोला था। डी ब्रोगली ने ये भी बोला था कि हर एक चीज़ के लिए उसका एक एसोसिएटेड वेव लेंथ होगा। तो अगर वेव लेंथ है हर एक चीज़ के लिए, जो कि मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, ब्रिज के लिए है, बिल्डिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक वेव लेंथ होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव लेंथ है तो मतलब इलेक्ट्रॉन से हमें एक, या फिर इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव लाइक थिंग के हिसाब से भी इसको सोच सकते हैं। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू गाइज। अगर इलेक्ट्रॉन को हम अगर एक वेव लाइक थिंग के तरह सोच सकते हैं, तो मतलब वेव वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, अलॉन्ग विथ जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ थे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक डुअलिटी देखने को मिलेगा। एक हो गया पार्टिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया वेव लाइक प्रॉपर्टी। साइंस का जो ब्रांच मैटर के इन दो प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कंसिडर करके डील करता है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और इस क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंजर। तो साइंटिस्ट श्रोडिंजर ने क्या किया, एक इक्वेशन दिया जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? श्रोडिंजर्स इक्वेशन है H psi इक्वल्स टू E psi। ये जो त्रिशूल वाला साइन है इसको हम बोल रहे हैं psi। ये क्या है? ये वेव फंक्शन है
किसका? हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉन का। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेव फंक्शन अलग अलग हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज के पहले ऑर्बिट में है तो उसका शाई कुछ अलग होगा, अगर वो दूसरे ऑर्बिट में है तो उसके केस में उसका शाई कुछ और होगा। तो ये जब श्रोडिंजर्स इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो सब हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे शाई के सिवा भी दो और लेटर्स हैं, एक है H और एक है E। तो H को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे कि तुम लोगों ने मैथ्स में बचपन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। इस साइन का मतलब क्या है, हमें ऐड करना है, इस साइन का मतलब है हमें माइनस करना है। वैसे ही इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब डिवीजन हो जाता है। तो वैसे ही एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी एक डिफरेंट टाइप का मैथमेटिकल फंक्शन है या फिर एक ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन का पूरा हिस्ट्री, इतिहास जानने के लिए। ई ऑन द अदर हैंड क्या है, ई है एनर्जी। तो ये था तुम लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन के ये आया क्यों और शुरू क्यों हुआ है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है H शाई इक्वल्स टू E शाई, इसको सॉल्व करके हमें इलेक्ट्रॉन के इतिहास जो है वो हम कैसे जानते हैं, ये मैं तुम लोगों को किसी एक दूसरे वीडियोज़ में बोल दूँगा। अभी के लिए अगर कहीं पे डाउट है तो मुझे बोलने से कतराना मत। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।